हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारा 10 मिनट का डिक्टेशन है जो कि बी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए एग्ज़ाम में आपको अक्सर आता है। काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं बी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए। शायद काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे बी ग्रेड में कौन सा एग्ज़ाम होता है। सभी तैयार रहें, रेडी। जिंदगी में कैमरे से निकले चित्र तो बहुत देखे थे। एक बढ़िया विदेशी कैमरा घर में ही था, लेकिन वह तो सिर्फ चित्र खींचता था और यहाँ तो चित्र चल निकले थे। पिता का दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था। जीसस पर बनी यह फिल्म फ्रेंच निर्देशक एलिस ग्वावलेच की थी। भारतीय संस्कृति में रचे पगे पिता ने सोचा कि अगर भारत में जीसस की जगह राम या कृष्ण पर फिल्म बनाई जाए तो खूब लोग देखेंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? चलचित्र कला ने पूरे परिवार का मन मोह लिया था। क्या छोटा और क्या बड़ा, सभी समान रूप से प्रभावित हुए थे। बॉम्बे के गोरेगांव स्थित अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस से परिवार लौट तो आया, पर सबका मन मानो वहीं छूट गया। जाहिर है उन दिनों के चलचित्र में संवाद नहीं होते थे, लेकिन तब भी परिवार में घंटों उस चलचित्र पर चर्चा चली थी। चलचित्र का ऐसा जुनून चढ़ा कि वह पिता भारतीय सिनेमा के पितामह होने की ओर बढ़ चले। धूणीराज फिल्म फाल्के ने तय कर लिया कि अब चलचित्र के व्यवसाय में उतरना है। प्रिंटिंग और फोटोग्राफी से यह बहुत आगे की कला है, इसी में कुछ करना है। फाल्के जी जान से लग गए, खुद को चलचित्र के लिए समर्पित कर दिया। तरह तरह के औजार सामग्रियां जुटाने लगे। एक छोटा सा फिल्म कैमरा उन्होंने खरीदा और कुछ रीलें मोमबत्ती की रोशनी के सहारे ही रात के समय फिल्म दिखाने लगे। जुनून इस हद तक था कि हर शाम 4 से 5 घंटे उन्होंने फिल्म देखने में लगाना शुरू कर दिया। नींद की कमी हुई, सेहत बिगड़ी, आँखों में मोतियाबिंद की मार पड़ी, दिखना तक बंद हो गया। लेकिन जुनून ऐसा था कि एक डॉक्टर के प्रयासों से काम लायक रोशनी लौट आई। चलचित्र बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ा और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाकर दुनिया के भारतीय सिनेमा का आगाज कर दिया। आपदा जब समूची दुनिया पर आ पड़ी हो तो शिद्दत से सवाल उठता है कि क्या इससे निपटने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वे इस काबिल हैं या नहीं। चूँकि आपदा आफत राष्ट्रीय संप्रभुताओं से उपजी सीमाओं की परवाह नहीं करती, ऐसे में उन शख्सियतों का अभाव भी सलाता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय जनमानस पर सीधा प्रभाव हो। मुद्दा बताते हुए जनेवा का दरवाज़ा खटखटाने की मुद्रा में है। कोई आश्चर्य नहीं आने वाला, रात दिन कुछ नए मुद्दों की मुनादी करते हुए आए। उधर चीन ने इस आरोप को बेतुका करार देते हुए अपनी कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए। अमेरिका को चिढ़ाने के लिए उसने लातिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों पर करम बरसा दिए। कोविड-19 से लड़ने के लिए बीजिंग इन मजलूम मुल्कों को हर संभव सहायता मुहैया करा रहा है। अब इन देशों के शासनाध्यक्ष उसके समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप के कई देश पहले से चीन को दोस्त मानते आए हैं। उनको याद दिलाता चलूं कि कुछ हफ्ते पहले मैंने इसी कॉलम में अंदेशा व्यक्त किया था कि चीन और अमेरिका की तनातनी अभी और बढ़ेगी। अब यह देखने में आ रहा है कि अमेरिका और तमाम मोर्चों पर उसका साथ दे चुके
पश्चिमी देश बीजिंग के खिलाफ एक सुर में बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह महज अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश है या इसमें कुछ हकीकत है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलें तो तमाम विद्वान आपको दो फाड़ नज़र आएंगे। अमेरिका के कुछ संचारी रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि हमने वायरस के संक्रमण को ध्यान में से देखा परखा। उससे लगता है कि चीन ने जानबूझकर यह वायरस फैलाया। इसके विपरीत राय रखने वाले सिरे से इस आरोप को नकार देते हैं। सच कुछ भी हो, पर तय है कि यह जवानी जंग अभी आगे बढ़ेगी। यही वह मुकाम है जो आशंका पैदा करता है। धरती के तमाम मुल्कों पर इस वक्त मद्दत राष्ट्रवादियों का कब्जा है। वे अमेरिका फर्स्ट या अपनी धरती बलवान नुमा नारों से राष्ट्रीयता की भावना को उत्तेजना में बदलते आ रहे हैं। अगर भरोसा ना हो तो ट्रंप साहब से पिछले गुरुवार को दिए बयान पर गौर फरमा लीजिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर हमला हुआ, यह सिर्फ फ्लू नहीं है। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉ भी फरमा चुके हैं कि बीजिंग को इसके घातक नतीजे भुगतने होंगे। जर्मनी के चांसलर मार्केल भी चीन के रवैये से नाराज हैं। चीन की ओर से मिलने वाले संकेत स्पष्ट करते हैं कि बीजिंग पलक झपकाने का इरादा नहीं रखता। उसने न केवल इन आरोपों का तुर्की जवाब दिया, बल्कि दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ाकर जाहिर कर दिया कि अगर वह अपने एजेंडे पर आगे बढ़ता रहेगा। बीजिंग के कर्णधार जानते हैं कि दुनिया फिलहाल हमारे बिना नहीं चल सकती। सैकड़ों जरूरी वस्तुएं, आपदाओं, उत्पादों और जड़ी बूटियों के पेटेंट उसके पास हैं। पश्चिमी देशों ने कभी वहाँ की सस्ती श्रम शक्ति को देखकर दिल खोलकर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई थीं। वे चाहकर भी एक झटके में ड्रैगन के मुंह से नहीं मोड़ सकते। यह तो थी विकसित देशों की बात। भारत जैसे विकासशील देश में चीन के खिलाफ भावात्मक नारेबाजी जरूर की जाती है, लेकिन हम उस पर कितने निर्भर हैं, यह जानने के लिए सिर्फ दो उदाहरणों पर गौर फरमा लें। ऑटो उद्योग के बहुत से कलपुर्जे चीन से आते हैं। यही नहीं, मलेरिया के जिन हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन दवा के लिए ट्रंप साहब हमें धमका रहे हैं, हमारी कई कंपनियों को उनके कुछ तत्व चीन से आयात करने होते हैं। यही वह मुकाम है जहां हमें कद्दावर विश्व नेताओं की ज़रूरत महसूस होती है। गांधी जी अथवा मंडेला जैसे लोग इन परिस्थितियों में अपने मास अपील के जरिए कुछ सहज सुलभ एकता के सूत्र गढ़ सकते थे, पर ट्रंप, मार्केल और जिनपिंग की दुनिया में यह संभव नहीं। यह स्थिति डराती है। एक और बात, जब पुरुष राष्ट्राध्यक्ष आग उगल रहे हैं, तब कुछ महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उम्मीद से बेहतर काम करती दिख रही हैं। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन को जैसे ही पता चला कि वुहान में कोई रहस्यमय वायरस फैल रहा है, उन्होंने फौरन वुहान से आने वाली सारी उड़ानों की सख्त जांच का आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने तमाम जरूरी कदम उठाए। फिर चीन, हांगकांग और मकाऊ की सभी उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया। नतीजन वहाँ संक्रमण चीन जैसे पांव नहीं पसार सका। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बमुश्किल 428 है। करीब 264 लोग ठीक हो चुके हैं और सिर्फ 6 लोग की जान का उसे नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डेन ने 19 मार्च को ही अपने देश की सीमाएं सील कर दी थीं। उन्होंने देश में न केवल 20 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया, बल्कि इसका उल्लंघन करने वाले एक मंत्री का ओहदा भी घटा दिया। न्यूजीलैंड को भी बहुत कम नुकसान हुआ। इस लड़ाई में फिनलैंड और डेनमार्क की महिला प्रधानमंत्रियों का भी काफ़ी
सराहना हो रही है। भारत के जिस एक राज्य केरल ने शुरुआती संक्रमण के बाद खुद को सफलतापूर्वक बचाया है, उसकी स्वास्थ्य मंत्री भी महिला हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में एक छोटा सा नगर है, मेदंग बोरो। छोटा नगर मगर बहुत प्यारा है। एक दशक पहले तक वहाँ महज 5,000 लोग बसा करते थे। सुविधा, शांति और सुकून का आलम यही है कि अमेरिकियों को वहाँ बसने वाले लोगों से रश्क होता है। इसी नगर में स्टीव और नैसी डॉयने के घर नवंबर 1986 में एक बेटी पैदा हुई। यह आपका 10 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हो चुका है, जिसको मैं चाहूँगा कि आप सभी ट्रांसक्रिप्शन करें। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में स्क्रीनशॉट हमारा जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें शेयर कर सकते हैं, या फिर हमें हमारा व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है 9990113901 उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24/7 कभी भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं।